जमीन, समंदर और आसमान। सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों वाली हमारी विशाल सेना के ऑपरेशंस को एक साथ एक ही धागे में पिरोना कितना बड़ा और जटिल काम है ना? ये सिर्फ रसद या लॉजिस्टिक्स पहुंचाने भर का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे देश की सुरक्षा और उसके भविष्य से जुड़ा है। तो चलिए, आज इसी अहम मुद्दे को डिकोड करते हैं। आइए बिना देरी किए इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और भारत के हायर डिफेंस मैनेजमेंट में हो रहे उन बड़े और ऐतिहासिक बदलावों को समझते हैं जो हमारी सेनाओं के काम करने का पूरा तरीका हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। ये सच में गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो आज हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे एकजुटता की तलाश से, फिर देखेंगे सीडीएस की भूमिका कैसे बनी, एक बहुत ही दुखद घटना, और उसके बाद आए नए नियमों पर चर्चा करेंगे। सीनियरिटी की डिबेट को समझेंगे, थिएटर कमांड की चुनौतियों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि अगला सीडीएस कौन हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द क्वेस्ट फॉर जॉइंट साइनेस, यानी हमारी तीनों सेनाओं के एकीकरण की। देखिए, आज के दौर में जो युद्ध होते हैं ना, वो अलग अलग या अपनी अपनी सीमाओं में रहकर नहीं लड़े जा सकते। इसके लिए एक कंबाइंड या यूं कहें कि एक संयुक्त अप्रोच की बहुत ज़रूरत होती है। और यहीं से निकल कर आता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स यानी आईटीसीज का बेसिक कॉन्सेप्ट। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिट्स को किसी एक खास ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एक ही थिएटर कमांडर के अंडर ले आना। इससे ऑपरेशंस में बेहतरीन तालमेल और कमाल की तेजी आती है। अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। अभी हमारी सेनाएं 19 अलग अलग और बिखरी हुई कमांड्स में बंटी हुई हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है? इन 19 कमांड्स को समेटकर सिर्फ 3 मुख्य थिएटर्स में बदलना। जी हाँ, सिर्फ 3। एक वेस्टर्न थिएटर जो पाकिस्तान बॉर्डर संभालेगा, एक नॉर्दर्न थिएटर जो चीन की तरफ फोकस करेगा, और एक मैरीटाइम थिएटर जो हमारे पूरे हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, क्रिएटिंग द सीडीएस रोल, यानी एक ऐसे पद का निर्माण जो सबको एक साथ ला सके। जाहिर है, इतना बड़ा रीस्ट्रक्चरिंग का काम अपने आप तो नहीं हो सकता था, है ना? इसके लिए एक ऐसे पद की जरूरत थी जो तीनों सेनाओं को एक साथ ला सके। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 1947 में आज़ादी के टाइम चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई गई थी। ये दशकों तक चलती रही, लेकिन जो असली और सबसे बड़ा बदलाव आया वो था दिसंबर 2019 में, जब सरकार ने ऑफिशियली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाया। और ठीक इसके बाद जनवरी 2020 में जनरल बिपिन रावत ने भारत के पहले सीडीएस के रूप में अपना पदभार संभाला। अब सवाल ये है कि सीडीएस का असल काम क्या है? इनकी जिम्मेदारियां बहुत ही क्रूशियल हैं। ये सरकार के प्रमुख सैन्य सलाहकार होते हैं, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं और रक्षा मंत्रालय के तहत सैन्य मामलों के विभाग के सचिव भी होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों पर कोई सीधा सैन्य आदेश या डायरेक्ट कमांड नहीं चलाते। इसके बजाय उनका काम एक कोऑर्डिनेटर और स्ट्रेटेजिस्ट का होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अ ट्रेजेडी एंड न्यू रूल्स, यानी एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। सेना में सुधारों की ये गाड़ी तेजी से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक बहुत ही भयानक त्रासदी ने सब कुछ रोक दिया। दिसंबर 2021 में एक बेहद दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। इसके बाद पूरे 9 महीने तक सेना का ये सबसे बड़ा पद खाली रहा। ये अपने आप में एक बहुत लंबा गैप था। खैर, आखिरकार सितंबर 2022 में जनरल अनिल चौहान को नया सीडीएस नियुक्त किया गया। लेकिन इस 9 महीने के गैप के दौरान कुछ बहुत बड़ा हुआ। सरकार ने एक ही झटके में प्रमोशन के दशकों पुराने नियमों को पूरी तरह बदल दिया। 2022 से पहले क्या होता था? सिर्फ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के 3 सर्विंग चीफ ही इस पद के योग्य माने जाते थे। पर नए नियमों के आने के बाद 62 वर्ष से कम उम्र के सभी सर्विंग और रिटायर्ड 3 स्टार और 4 स्टार अधिकारियों को इस रेस में शामिल कर लिया गया। अब इस एक फैसले का असर देखिए। इस नए नियम ने रातों रात एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या को सिर्फ 3 से बढ़ाकर सीधे लगभग 200 सर्विंग और रिटायर्ड अफसरों तक पहुंचा दिया। मतलब सिलेक्शन का दायरा एकदम से एक्सपैंड हो गया। इस बदलाव ने हमें पहुंचाया हमारे चौथे पॉइंट पर, द सीनियरिटी डिबेट, हायरार्की वर्सेस एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन।
इतने बड़े बदलाव होंगे तो बहस होना तो तय है। मिलिट्री हायरार्की में एक ऐसा उलटफेर दिखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, जनरल अनिल चौहान जब रिटायर हुए थे तब वो 3 स्टार अफसर यानी लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाया गया और सीधे 4 स्टार रैंक पर प्रमोट किया गया। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक रिटायर्ड ऑफिसर अचानक से एक्टिव ड्यूटी पर मौजूद तीनों 4 स्टार सेना प्रमुखों से सीनियर हो गए। अब इस डिबेट को हमें निष्पक्ष होकर दोनों तरफ से समझना होगा। सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। वो डीप सिलेक्शन, टैलेंट और एक बड़े टैलेंट पूल को अहमियत देना चाहते हैं ताकि ज़रूरी रिफॉर्म्स हो सकें। वहीं दूसरी तरफ कई वेटरन्स की चिंता ये है कि ये प्रोसेस थोड़ा अपारदर्शी है और दशकों पुराने सीनियरिटी के नियमों को बाईपास करता है, जिससे राजनीतिक दखल का रिस्क बढ़ सकता है। इसे अगर हम अमेरिकी मॉडल से कंपेयर करें तो वहाँ ऐसे पद के लिए फिक्स्ड 4 इयर्स का टर्म होता है, जो इंडिविजुअल के बजाय इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी पर ज़्यादा फोकस करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, थिएटर कमांड चैलेंजेस। तो वापस आते हैं अपने मेन गोल पर, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। इसे असल में जमीन पर उतारना अभी भी कोई आसान काम नहीं है। नए सीडीएस को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना है, जैसे हथियारों का स्वदेशीकरण करना, तीनों सेनाओं की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बैलेंस करना और एक मजबूत नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाना। लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन है ना, वो अभी भी ऑपरेशनल कमांड का स्ट्रक्चर है। नए थिएटर कमांडर्स के पास कितनी पावर होगी और सर्विस चीफ्स के पास कितनी, इस बात को लेकर अभी भी अंदरूनी खींचतान चल रही है। हालांकि इन प्रैक्टिकल अड़चनों को सुलझाने के लिए हाल ही में एक बहुत ही क्रूशियल लीगल कदम उठाया गया, आईएसओ एक्ट 2023। ये एक्ट क्या करता है? ये ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के कमांडरों को सभी ब्रांच के कर्मियों पर फुल एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी पावर देता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ्रेमवर्क है जो आगे चलकर थिएटर कमांडरों को सही मायनों में एम्पावर करेगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से पर, हु विल बी नेक्स्ट, अगला सीडीएस कौन होगा। अब सबकी नजरें टिकी है फ्यूचर पर, क्योंकि मौजूदा सीडीएस का कार्यकाल मई 2026 में खत्म होने की उम्मीद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे तीनों मौजूदा सेना प्रमुखों की रिटायरमेंट टाइमलाइन बहुत करीब है। नेवी चीफ मई 2026 में रिटायर होंगे, आर्मी चीफ जुलाई 2026 में और एयर चीफ मार्शल अक्टूबर 2026 तक सर्व करेंगे। चूंकि ये रिटायरमेंट्स इतने पास हैं, तो अगर सरकार वापस पुरानी परंपरा पर लौटना चाहे और किसी मौजूदा चीफ को प्रमोट करना चाहे, तो उनके पास पर्याप्त समय और ऑप्शंस दोनों मौजूद हैं। लेकिन रुकिए, क्या कोई सर्विंग चीफ ही चुना जाएगा? जरूरी नहीं। उन 3 रिटायर्ड अफसरों के नामों पर भी गौर कीजिए जो इस रेस में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं। इन तीनों के पास टॉप लेवल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है और ये नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़े रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है, किसी रिटायर्ड अफसर को वापस बुलाकर सीडीएस बनाने का ऑप्शन सरकार के लिए अभी भी पूरी तरह से खुला है। और इस बात का प्रूफ खुद सरकार के नियम देते हैं। ये रूल्स साफ साफ कहते हैं कि अगर जनहित में जरूरी हो तो सरकार किसी रिटायर्ड अफसर को भी सीडीएस अपॉइंट कर सकती है, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल से कम हो। यानी फाइनल डिसीजन पूरी तरह से सरकार के एग्जीक्यूटिव चॉइस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ सीनियरिटी की किसी फिक्स्ड सीढ़ी पर। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके खड़े होते हैं। क्या अगला सीडीएस अपॉइंटमेंट हमारी स्थापित सैन्य परंपराओं को फॉलो करते हुए किसी सर्विंग चीफ को प्रमोट करेगा, या फिर ये डीप सिलेक्शन और एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन का नया दौर ऐसे ही चलता रहेगा? ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की बात नहीं है दोस्तों, ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में हमारी सेनाओं का पूरा ढांचा कैसे काम करने वाला है। आगे जो भी होगा उस पर नजर रखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा।